हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री इतिहास का मेजर पेपर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट, जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस इस क्वेश्चन पेपर को मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद इन क्वेश्चंस को सेट किया है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको पता चल सके कि कौन कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही सेट पेपर को मैंने दोनों लैंग्वेज में डिजाइन किया है, इंग्लिश और हिंदी, ताकि दोनों मीडियम में आप चाहे किसी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, आप दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखे हैं और सभी क्वेश्चन हिंदी में भी लिखे हैं आंसर्स के साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए और यूनिवर्सिटी से रेगुलर अपडेट लेते रहना है, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई अपडेट छूटे नहीं, साथ में इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल सके। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन जानेंगे और उसके बाद हम 15 मार्क्स का क्वेश्चन जानेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। हिस्ट्री मेजर 8 पेपर में आपको टोटल 3 यूनिट्स की पढ़ाई करनी होगी। पहले यूनिट में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो देखिए। पहला पढ़ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके कॉजेज एंड इम्पैक्ट, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पढ़ने होंगे। वर्क्स ऑफ द नेशनल असेंबली पढ़ना है। राइन ऑफ टेरर पढ़ना है। पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल क्लास को पढ़ाई करनी होगी। लेगेसी ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ना है। और पार्ट 2 में क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके अंदर आपको राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन एज एम्पायर बिल्डर, डाउनफॉल के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। फिर यूनिट 2 और यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 2 में आपका टॉपिक कौन सा है? कांग्रेस ऑफ वियना 1815, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, मैटरनिक सिस्टम, रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848, डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेपोलियन थर्ड। फिर क्या है? क्रीमियन वॉर, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो ये है आपका सिलेबस, और इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उसी को देखते हुए मैंने आपके क्वेश्चन सेट किए हैं। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? 1 मार्क्स का, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। व्हाट वाज द फेमस स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और ये वर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहीं से लेकर लिए गए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये स्टार्ट हुआ था 1789, मतलब 1789 में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो वो थे लुइस 16, मतलब लुइस 16वां। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। व्हाट वाज द प्रिजन अटैक्ड ऑन 14 जुलाई 1789? 14 जुलाई 1789 को किस जेल पर हमला किया गया? तो होगा बास्टिल, बास्टिल के किले में हमला किया गया था, ठीक है। हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी? वो लिखी थी जीन जैक्वस रूसो ने। किसने? जीन जैक्स रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज? मतलब मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, यह किसने कहा है? यह भी कहा है जीन जैक्स रूसो ने। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। विच डॉक्यूमेंट डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स इन फ्रांस? फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा किस दस्तावेज ने की? तो वो किया गया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु लेड द राइन ऑफ टेरर? आतंक के शासन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया गया था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने। याद रखिएगा। अगला 9 नंबर। इन विच ईयर डिड द राइन ऑफ टेरर बिगिन? आतंक का शासन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हुआ था 1793, 1793। 10 नंबर क्या है? विच क्लास पेड द मैक्सिमम टैक्सेस इन फ्रांस? फ्रांस में सबसे अधिक कर कौन से वर्ग देता था? तो वो देते थे थर्ड स्टेट, यानी कि तृतीय वर्ग की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। वेयर वाज नेपोलियन बोनापार्टे बॉर्न? नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कोर्सिका में। कहाँ पे? कॉर्सिका, ठीक है। 12 नंबर। इन विच ईयर वाज नेपोलियन बॉर्न? नेपोलियन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1769, 1769 में। अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड नेपोलियन बिकम एम्परर? नेपोलियन किस वर्ष सम्राट बना? तो वो बने थे 1804, मतलब 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज नेपोलियन सिविल लॉ कोड कॉल्ड? नेपोलियन की नागरिक विधि संहिता क्या कहलाती है?
तो वो कहलाती है नेपोलियन संहिता यानी कि नेपोलियनिक कोड, ठीक है। इन विच बैटल वाज नेपोलियन फाइनली डिफीटेड, नेपोलियन की अंतिम हार किस युद्ध में हुई थी? बैटल ऑफ वाटरलू, उसमें उनकी हार हुई थी नेपोलियन की। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ वाटरलू फाउट, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ क्या था? 1815 में, 1815 में। टू विच आइलैंड वाज नेपोलियन एग्जाइल्ड फर्स्ट, नेपोलियन को पहल किस द्वीप पर निर्वासित किया गया? तो वो किया गया था एल्बा पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? टू विच आइलैंड वाज नेपोलियन सेंट फाइनली, अंत में नेपोलियन को किस द्वीप पर भेजा गया? तो सेंट हेलेना, वहां पर उनको भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इन विच ईयर डिड द कांग्रेस ऑफ वियना टेक्स प्लेस, कांग्रेस ऑफ वियना किस वर्ष हुई थी? 1815 में हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना, वियना कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की? तो वो किया गया था ऑस्ट्रिया के द्वारा। हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना, वियना कांग्रेस का मुख्य निर्माता कौन था? तो वो थे क्लेमेंस वॉन मैटरनिक, क्लेमेंस वॉन मैटरनिक, याद रखिएगा। 22 नंबर, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था शांति और शक्ति संतुलन की स्थापना, दैट मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। 23 नंबर, विच डिफीटेड रूलर वाज द मेन कंसर्न ऑफ वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस में किस पराजित शासक का मुख्य प्रभाव था? वो थे नेपोलियन बोनापार्टे, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मैटरनिक बिलोंग टू विच कंट्री, मैटरनिक किस देश से संबंधित था? तो वो थे ऑस्ट्रिया से। व्हाट वाज मैटरनिक पॉलिसी अगेंस्ट, मैटरनिक की नीति किसके विरुद्ध थी? लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, मतलब उदारवाद और राष्ट्रवाद के अगेंस्ट में थी, ठीक है। 26 नंबर, विच व्हाट सिस्टम वाज क्रिएटेड टू मेंटेन पीस इन यूरोप, यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए कौन सी व्यवस्था बनाई गई थी? तो वो बनाया गया था कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, मतलब कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप एक तरह का नाम है जो याद रखिएगा, एक सिस्टम था, मतलब उसको क्रिएट किया गया था किस लिए? आपके यहाँ शांति बनाए रखने के लिए, आपके यहाँ मतलब यूरोप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 27, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का दूसरा नाम क्या है? तो वो दूसरा नाम है कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस सिस्टम, जिसे कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं। इन विच कंट्री डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 बिगिन, 1830 की क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? तो वो हुई थी फ्रांस से, ठीक है। हु वाज रिमूव्ड इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, 1830 की क्रांति में किसे हटाया गया? चार्ल्स एक्स को हटाया गया था। इन विच ईयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 अकर, 1848 की क्रांति किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1848 को। जब 1848 की क्रांति बोला गया तो ऑब्वियसली बात है 1848 में ही होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, व्हाट इज 1848 नोन एज, तो 1848 मतलब 1848 को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम राष्ट्रों का वसंत यानी कि स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस कहते हैं। हु वाज नेपोलियन थर्ड, नेपोलियन तृतीय कौन था? तो वो थे फ्रांस के एम्परर, मतलब फ्रांस का सम्राट, ठीक है। 33 नंबर क्या है? इन विच ईयर डिड नेपोलियन थर्ड बिकम एम्परर, नेपोलियन तृतीय किस वर्ष सम्राट बना? वो बने थे 1852 में, मतलब 1852। 34 नंबर, द क्रीमियन वॉर वाज फाउट बिटवीन विच ईयर्स, क्रीमिया युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया? 1853 से लेकर 1856, मतलब 1853 टू 56 तक लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री फाउट अगेंस्ट रूस इन द क्रीमियन वॉर, क्रीमिया युद्ध में रूस के विरुद्ध कौन सा देश लड़ा था? तो वो लड़े थे ब्रिटेन एंड फ्रांस, याद रखिएगा। विच ट्रीटी एंडेड द क्रीमियन वॉर, क्रीमिया वो युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी कि पेरिस की संधि से। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, एकीकृत इटली का प्रथम राजा कौन था? तो वो थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, मतलब विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जो हिंदी में वही लिखेंगे। इन विच ईयर वाज इटली यूनिफाइड, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1861, मतलब 1861 में हुआ था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेडमोंट सार्डिनिया, मतलब पिडमोंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे काउंट कैवोर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हु लेड द रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया गया था ग्लूसेफ गैरिबल्डी के द्वारा, ठीक है। हु यूनिफाइड जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो वो किया गया था ओटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज जर्मनी
यूनिफाइड जर्मनी का एकीकरण कब किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1871, मतलब 1871 में। विच पॉलिसी वाज यूज्ड बाय बिस्मार्क? बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो वो थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मतलब रक्त और लौह नीति अपनाई थी। 44 नंबर क्या है? हु वाज द किंग ऑफ पर्सिया ड्यूरिंग जर्मन यूनिफिकेशन? जर्मनी के एकीकरण के समय प्रसा का राजा कौन था? वो थे विलियम फर्स्ट, मतलब विलियम प्रथम। विच वॉर कंप्लीटेड जर्मन यूनिफिकेशन? किस युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया? तो फ्रांसो पर्सिया वॉर, मतलब फ्रांसो पर्सियन वॉर ने किया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हु रोट स्पिरिट ऑफ लॉज? स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी थी? वो लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू। हु रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है? तो जॉन लॉक ने लिखी है। किसने? जॉन लॉक ने। याद रखिएगा। हु वाज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन? क्रांति का पुत्र किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्टे को कहा जाता है। विच कंट्री वाज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप? किस देश को यूरोप का बीमार आदमी कहा गया है? तो ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य को यूरोप का बीमार आदमी के रूप में कहा जाता है। ठीक है। 50 नंबर क्या है? विच वॉर इज रिलेटेड टू द ईस्टर्न क्वेश्चन? ईस्टर्न क्वेश्चन किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन वॉर, मतलब क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। अब बात करने वाले हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और इसका भी आंसर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा है। आप चाहो तो इसे कॉपी करके लिख सकते हो, नहीं तो आप इसे पढ़ के और अपनी भाषा में आप लिखना, ताकि एग्जाम में आपके भी अच्छे मार्क्स आ सके। और एक बात आप सभी से रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, जिनका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या कोई यूनिवर्सिटी का ग्रुप है या कॉलेज ग्रुप ही क्यों ना हो, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी वीडियो को देख सके। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों पर चर्चा करें। इसका भी आंसर देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, ताकि इंग्लिश स्टूडेंट जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं हिस्ट्री का पेपर, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आईसी का एज इट इज मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ नीचे लिखा, ताकि हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ कि इसका आंसर में आप क्या लिखोगे। ठीक है। यहाँ देखिए आपको क्या लिखना होगा कि फ्रांस क्रांति 1789 विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति ने फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत कर दिया था और साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को स्थापित किया था। यह क्रांति अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कारण भी थे। अब उन कारणों को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक कारण क्या थे। वो देखिए, फ्रांस पर राजा लुईस 16वां का शासन था, जो निरंकुश शासक था। उनके पास प्रशासन, न्याय और कराधान का पूर्ण अधिकार था। जनता को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। शासन भ्रष्ट और अक्षम था। राजा कमजोर था और देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। ये था आपका राजनीतिक कारण। दूसरा सामाजिक कारण, उसके अंदर क्या था कि फ्रांसीसी समाज तीनों वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में पादरी, द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग और तृतीय वर्ग में किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। प्रथम और द्वितीय वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त थे और बहुत कम कर देते थे, जबकि तृतीय वर्ग पर भारी करों का बोझ था। इस असमानता ने जनता में गहरा असंतोष उत्पन्न कर दिया था। ठीक है। तो ये था आपका सामाजिक कारण। अब देखते हैं आर्थिक कारण क्या था। तो फ्रांस गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। सरकार ने युद्धों और शाही परिवार के विशाल पूर्व जीवन पर, मतलब अत्यधिक धन खर्च कर रहे थे वो सभी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता देने से राष्ट्रीय ऋण और बढ़ गया था। खराब फसलों के कारण खाद्यान्न में संकट उत्पन्न हो गया था। साथ ही रोटी के दाम भी बढ़ गए थे। भूख और गरीबी ने जनता को विद्रोह के लिए तैयार कर दिया था। अब देखिए बौद्धिक कारण क्या था कि रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ने जैसे प्रबंधनकालीन विचारकों ने राजतंत्र की आलोचना की और स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र का समर्थन किया। रूसो ने जनसत्ता के सिद्धांत ने जनता को अधिकार और न्याय की मांग करने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए तात्कालिक कारण क्या था, ये भी कारण था। ठीक है। 1789 में स्टेट जनरल की बैठक तात्कालिक कारण बनी। कैसे? तृतीय वर्ग ने समान मतदान अधिकार की मांग की, लेकिन राजा ने इसे अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। इसके बाद 14 जुलाई 1789 को बास्तील कारागार, जिसे किला कहते हैं, पर आक्रमण हुआ, जिसने क्रांति की शुरुआत कर दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट
और नवीन बौद्धिक विचार प्रमुख कारण थे। इस क्रांति ने केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया और लोकतंत्र तथा मानव अधिकारों के आदर्शों का प्रसार किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रांसीसी क्रांति में बुद्धिजीवियों की भूमिका स्पष्ट करें। ये देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करके इस बार नया क्वेश्चन बनाया है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं मतलब हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप प्लीज सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो और पीडीएफ को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो ताकि वो सभी पीडीएफ से पढ़ सके। और नई पीडीएफ से पढ़ना समझना है आपको कि आंसर क्या आपको लिखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी आंसर मैंने इंग्लिश में लिख दिया। मैं और जो इंग्लिश मीडियम में लिखने वाले वो भी सुन लीजिएगा क्योंकि हिंदी मीडियम से काफी लोग होते हैं जो ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा। क्या लिखा गया कि फ्रांस क्रांति और 1789 केवल एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन नहीं था बल्कि एक बौद्धिक क्रांति भी थी। महान दार्शनिकों और लेखकों के विचार ने जनता को परिवर्तन के लिए तैयार किया। इन बुद्धिजीवियों ने पुरानी व्यवस्था की आलोचना की और स्वतंत्रता, असमानता, लोकतंत्र तथा न्याय के नए विचारों से जनता को प्रेरित किया। पहला क्या था, प्रबोधनकालीन विचारकों का प्रभाव क्या पड़ा। 18वीं शताब्दी को यूरोप में प्रबोधन युग कहा जाता था। इस काल में अनेक विचारकों ने पुरानी परंपराओं, राजतंत्र और पादरियों द्वारा कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों पर प्रश्न उठाए। उनका मानना था कि समाज का संचालन तर्क और बुद्धि के आधार पर होना चाहिए। देखिए मॉन्टेस्क्यू की भूमिका क्या थी वो देखते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया और शासन की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करने का समर्थन किया। देखिए ये जो वर्ड है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपने राजनीति विज्ञान में कभी बहुत बार पढ़ा होगा और खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की वो तो उन्होंने बिल्कुल पढ़ा होगा। ये सब वर्ड देखिए फ्रांसीसी क्रांति से ही आए हैं जो हमारे देश में भी लाए गए हैं। ठीक है, उनके विचारों ने लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी और जनता को राजा की असीमित शक्ति के विरुद्ध प्रेरित किया। अब देखिए एक बार क्या वोल्टेयर की भूमिका कह रही है इसमें। तो वोल्टेयर ने चर्च, धार्मिक सहिष्णुता और सरकारी भ्रष्टाचार की कठोर आलोचना की। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का समर्थन किया। उनकी रचनाओं ने अन्याय के विरुद्ध जनता को जागरूक किया और पुरानी व्यवस्था के प्रति सम्मान को कम किया। देखिए अब रूसो की भूमिका कह रही, देखिए सबकी एक एक भूमिका हम पढ़ रहे हैं ना, तो रूसो की भूमिका पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, तो रूसो क्रांति के सबसे प्रभावशाली विचारक थे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। उनका मानना था कि संप्रभुता जनता में नहीं थे, राजा में नहीं। उनके जनसत्ता के सिद्धांत ने तृतीय वर्ग को अधिकार और समानता की मांग के लिए प्रेरित किया। और देखिए यहाँ पर क्या है, डिड्रो और विश्व कोशकारों की भूमिका क्या थी वो देखिए। जैसे कि उसमें कौन थे, डेनिस डेरियोट तथा अन्य लेखकों ने इंसाइक्लोपीडिया प्रकाशित की जिसने ज्ञान का प्रसार किया और अंधविश्वास तथा अज्ञानता की आलोचना की। इसे वैज्ञानिक सोच और जन जागरूकता बढ़ी। ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ कि नए विचारों का प्रसार हुआ। इससे पुस्तकों, समाचार पत्रों, सैलूनों और चर्चाओं के माध्यम से क्रांतिकारी विचार मध्यम वर्ग और सामान्य जनता तक पहुंचे। बुद्धिजीवियों ने अन्याय के विरुद्ध जनमत तैयार किया और राजतंत्र तथा विशिष्ट अधिकारियों के खिलाफ चेतना उत्पन्न की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में बुद्धिजीवियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने पुरानी व्यवस्था पर प्रहार किया और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र तथा मानव अधिकारों के सिद्धांतों को स्थापित किया। उनके विचारों के बिना क्रांति को इतना व्यापक जन समर्थन नहीं मिल सकता था। उन्होंने क्रांति की वैचारिक आधार प्रदान किया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3, गिव ए फुल अकाउंट ऑफ द राइन ऑफ टेरर इन फ्रांस। फ्रांस में आतंक के शासनकाल मतलब राइन ऑफ टेरर का पूरा विवरण दीजिए। तो आपको राइन ऑफ टेरर के बारे में पूरा विवरण देना है। ठीक है, इसके आंसर में आप क्या लिखोगे वो सुनो। फ्रांस में आतंक का शासनकाल फ्रांस क्रांति का सबसे नाटकीय और हिंसात्मक चरण था। यह काल 1793 से लेकर 1794 लगभग 2 साल तक चला था। इस अवधि में क्रांति की रक्षा के नाम पर हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और मृत्यु दंड दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस को आंतरिक शत्रुओं और विदेशी आक्रमणों से बचाना था। इसमें देखिए क्या क्या हुआ था। आतंक के शासनकाल की पृष्ठभूमि क्या लिखी गई वो देखिए। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बाद फ्रांस में गंभीर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। राजा लुईस 16 को जनवरी 1793 में मृत्यु दंड दिया गया। इसके बाद ऑस्ट्रिया, पर्सिया
और ब्रिटेन जैसे कई यूरोपीय देश क्रांतिकारी फ्रांस के शत्रु बन गए। देश के भीतर राजतंत्र समर्थकों और क्रांति विरोधी समूहों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इस स्थिति ने भय और असुरक्षा पैदा की। जेकोबिना सॉरी जैकोबिनो का उदय हुआ। अब जैकोबिन फ्रांसीसी क्रांति का सबसे उग्र राजनीतिक दल था। इसके नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। उनका विश्वास था कि क्रांति की रक्षा के लिए कठोर कदम आवश्यक है। ठीक है, 1793 में जैकोबिनो ने लोक सुरक्षा समिति मतलब कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के माध्यम से शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद हम कुछ जानेंगे कि आतंक के शासनकाल की मुख्य विशेषता क्या थी। ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप स्टोरी को समझ सको। देखो, रिबेस्पियर और उनके समर्थकों ने क्रांति के शत्रुओं के विरुद्ध कठोर कानून बनाए थे। जिस किसी पर भी क्रांति विरोधी होने का संदेह होता उसे बिना उचित सुनवाई के गिरफ्तार कर दंडित किया जा सकता था। एक ये थी। दूसरा क्या था कि गिलोटिन आतंक का प्रतीक बन गई थी। गिलोटिन में क्या होता था पता है? गर्दन को रख के गर्दन को काट देते थे, एकदम सुई वाला। जो आप चाहो तो एक बार गूगल में देख लेना गिलोटिन किस तरह का हथियार होता है। ठीक है, गिलोटिन आतंक का प्रतीक बन गई थी। हजारों लोग, कुलीन, पादरी, सामान्य नागरिक और यहाँ तक कि पूर्व क्रांतिकारी भी मृत्युदंड दिए गए। रानी मैरी एंटोइनेटे को भी मृत्युदंड दिया गया। सरकार ने गरीबों की सहायता के लिए खाद्य पदार्थों और मजदूरों की कीमतों को नियंत्रित किया। चर्चों को बंद किया गया और धर्म को हतोत्साहित किया गया। एक नया क्रांतिकारी कैलेंडर भी लागू किया गया। अब हम जानेंगे कि आतंक के शासनकाल का अंत कैसे हुआ। तो रोबेस्पियर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और लोग उससे डरने लगे। उसकी कठोर नीतियों के कारण क्रांतिकारियों के बीच विरोध उत्पन्न हुआ। जुलाई 1794 में उसे गिरफ्तार कर गुलोटिन द्वारा मृत्युदंड दिया गया और उसकी मृत्यु के साथ आतंक का शासन समाप्त हो गया। तो इसका महत्व और प्रभाव क्या हुआ वो देखिए। कोई भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है कि नहीं, तो प्रभाव क्या पड़ा वो देखिए। आतंक के शासनकाल ने कुछ समय के लिए क्रांति को विदेशी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोह से बचाया। इसने गणतंत्र को मजबूत किया और राजतंत्र समर्थक शक्तियों को कमजोर किया। लेकिन इसके कारण भय, रक्तपात और निर्दोष लोगों की मृत्यु भी हुई। इसने दिखाया कि क्रांतिकारी आदर्श किस प्रकार हिंसा में बदल सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आतंक का शासनकाल फ्रांसीसी क्रांति का अत्यंत हिंसात्मक दौर था। इसे क्रांति की रक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था, परंतु यह क्रूरता और तानाशाही का प्रतीक बन गया। आधुनिक यूरोपीय इतिहास में यह आज भी सबसे अधिक चर्चित घटनाओं में से एक है। अब चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेयर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान के क्या कारण थे। उनका आंसर देखते हैं कि उनके उत्थान के क्या कारण थे, उसे पढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे का उत्थान मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। वह एक शक्तिशाली सैन्य नेता के रूप में उभरा और बाद में फ्रांस का सम्राट बना। उसका उत्थान अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता, सैन्य सफलता, व्यक्तिगत गुणों और सरकार की कमजोरियों का परिणाम था। तो वन बाय वन हम जानेंगे कि क्या हुआ था। तो फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता कैसे आई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस गंभीर राजनीतिक समस्याओं से घिरा हुआ था। राजतंत्र समाप्त हो चुका था और नई सरकारें कमजोर और अस्थिर थी। आतंक के शासनकाल ने भय और अव्यवस्था उत्पन्न की। इसके बाद डायरेक्टरी शासन स्थापित हुआ, परंतु वह भ्रष्ट, अक्षम और अलोकप्रिय था। जनता एक ऐसे शक्तिशाली शासक की तलाश में थी जो शांति और व्यवस्था स्थापित कर सके। ठीक है, तो नेपोलियन की सैन्य प्रतिभा क्या थी वो भी जान लेते हैं कि नेपोलियन एक महान सैन्य सेनापति थे। उसने कम आयु में ही अपनी युद्ध नीति और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इटली अभियान 1796 से 1797 में उसकी सफलता ने उसे पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध बना दिया था। उसने ऑस्ट्रिया और अनेक मतलब अन्य शत्रुओं के विरुद्ध महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। उसकी सैन्य उपलब्धियां ने उसे राष्ट्रीय नायक बना दिया। अब देखिए, मिस्र अभियान की सफलता भी आपको नोट करनी होगी अपने आंसर में। यद्यपि मिस्र अभियान पूर्णतः सफल नहीं था, फिर भी उसे नेपोलियन को लोकप्रियता बढ़ी। उसकी छवि एक साहसी और बुद्धिमान नेता के रूप में मजबूत हुई। जनता उसकी वीरता और महत्वाकांक्षा से प्रभावित हुई। देखिए और क्या दिया गया कि डायरेक्टरी की कमजोरी। डायरेक्टरी सरकार फ्रांस की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल करने में असफल रही। भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ती गई, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। सरकार सेना पर अत्यधिक निर्भर थी। इससे नेपोलियन को सेना के समर्थन से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला।
और इसमें क्या पॉइंट हम ऐड करेंगे कि सेना और मध्यम वर्ग का समर्थन, मतलब कि नेपोलियन को अपनी विजयों के कारण सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। मध्यम वर्ग, विशेषज्ञ, बुजुर्गों वर्ग और भी उसका समर्थक था, क्योंकि वे शांति, कानून और संपत्ति की सुरक्षा चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि नेपोलियन क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा करेगा। और क्या इसमें पॉइंट में जोड़ेंगे हम लोग कि 18 ब्रूमेयर का तख्ता पलट, मतलब 1799 में, नवंबर 1799 में नेपोलियन ने प्रसिद्ध 18 ब्रूमेयर तख्ता पलट किया और डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया। उसने कॉन्सुलेट की स्थापना की और स्वयं फ्रांस का प्रथम कौंसल बन गया। यही उसकी राजनीतिक शक्ति की शुरुआत थी और बाद में 1804 में वह सम्राट बना, वहां का एम्परर। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेपोलियन का उत्थान फ्रांस की राजनीतिक अव्यवस्था, उसकी सैन्य प्रतिभा, जन समर्थन, डायरेक्टरी की कमजोरी और के कारण हुआ। उसने अपनी योग्यता और अवसरों का सही उपयोग करके फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तथा यूरोपीय इतिहास का एक महान व्यक्तित्व बनने में सफलता प्राप्त की। इस तरीके से नेपोलियन वहां का सम्राट बना था। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन नेपोलियन बोनापार्टे एज ए एम्पायर बिल्डर। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को साम्राज्य निर्माता के रूप में स्पष्ट करें। इसका भी आंसर देखिए, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज देना चाहते हैं वो इसी को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है? नेपोलियन बोनापार्टे यूरोपीय इतिहास के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वह सत्ता में आया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। अपनी सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से उसने पूरे यूरोप में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, इसलिए उसे साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। सत्ता में उदय: नेपोलियन इटली और मिस्र अभियानों की सफलता के कारण प्रसिद्ध हुआ। 1799 में उसने 18 ब्रूमेयर के तख्ता पलट द्वारा कमजोर डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया और फ्रांस का प्रथम कौंसल बना। 1804 में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, जो उसके साम्राज्य निर्माण का महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। दूसरा है सैन्य विजय: नेपोलियन ने अनेक सफल युद्धों के माध्यम से फ्रांस की शक्ति का विस्तार किया। उसने ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रूस और अन्य यूरोपीय शक्तियों को पराजित किया। क्या लिखा है? ऑस्टरलिट्ज मतलब 1805 में, जेना 1806 में और वेग्राम 1809 जैसे महत्वपूर्ण युद्धों के उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। उसने इटली, बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी के कई भागों को फ्रांसीसी नियंत्रण में ला दिया। तीसरा पॉइंट है कि विशाल साम्राज्य की स्थापना: नेपोलियन ने शार्लमेन के बाद यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उसने अपने रिश्तेदारों और विश्वस्त समर्थकों को विजित प्रदेशों के सिंहासन में बैठाया। उसके भाइयों को स्पेन, हॉलैंड और नेपल्स का राजा बनाया गया। इससे यूरोप पर उसका नियंत्रण मजबूत हुआ। प्रशासनिक सुधार में नेपोलियन केवल विजेता ही नहीं था, बल्कि एक महान प्रशासक भी था। उसने नेपोलियन संहिता लागू की, जिसमें कानून के समक्ष समानता, संपत्ति की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। उसने शिक्षा, वित्त और प्रशासन में सुधार किए। इन सुधारों ने उसके साम्राज्य को मजबूत किया और अनेक देशों को प्रभावित किया। महाद्वीपीय व्यवस्था: ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए नेपोलियन ने 1806 में महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों का ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद करना था। यद्यपि यह पूरी तरह सफल नहीं हुई, फिर भी इससे उसकी आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की नीति स्पष्ट होती है। साम्राज्य का पतन कैसे हुआ वो देखिए कि नेपोलियन की महत्वाकांक्षा अत्यधिक बढ़ गई। 1812 में रूस पर उसका आक्रमण असफल रहा। यूरोपीय शक्ति उसके विरुद्ध एकजुट हो गई। 1813 में लाइप्जिग के युद्ध और अंततः 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उसकी हार हुई। उसका साम्राज्य समाप्त हो गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने सैन्य विजय, राजनीतिक नियंत्रण और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से स्वयं को एक महान साम्राज्य निर्माता सिद्ध किया। उसने एक विशाल यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना की और फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का प्रसार किया। यद्यपि उसका साम्राज्य अधिक समय तक नहीं टिक सका, फिर भी आधुनिक यूरोपीय इतिहास में उसका प्रभाव अत्यंत गहरा रहा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। वियना कांग्रेस का उद्देश्य और महत्व क्या था? ये देखिए इंग्लिश में आंसर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो पीडीएफ में टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वो देखिए। कांग्रेस ऑफ वियना 1814 से लेकर 1815 में नेपोलियन बोनापार्टी की पराजय के बाद आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति
और नेपोलियन युद्धों से उत्पन्न लंबे संघर्ष के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। इस सम्मेलन में यूरोप की प्रमुख शक्तियों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। क्या लिखा? वियना कांग्रेस की पृष्ठभूमि मतलब नेपोलियन के आक्रामक विस्तार और युद्धों ने यूरोप के राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ दिया था। उसकी पराजय के बाद यूरोपीय शासक चाहते थे कि ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न ना हो, इसलिए वे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र हुए। इस सम्मेलन का नेतृत्व क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने किया था। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना और शक्ति संतुलन बनाए रखना था। नेता पुराने राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना चाहते थे जिन्हें नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। साथ ही वे राष्ट्रवाद और उदारवाद जैसे क्रांतिकारी विचारों के प्रसार को रोकना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है वैधता का सिद्धांत। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत वैधता था। वैधता मतलब वैलिड, ठीक है। इसके अनुसार पुराने शाही परिवारों के वैध शासकों को पुनः उनके सिंहासन पर बैठाया गया। उदाहरण के लिए फ्रांस में बोर्बन वंश को पुनः स्थापित किया गया। चौथा पॉइंट क्या है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत। कांग्रेस ने यह प्रयास किया कि फ्रांस फिर से अत्यधिक शक्तिशाली न बन सके। इसके लिए फ्रांस के चारों ओर मजबूत राज्यों की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए नीदरलैंड को मजबूत बनाया गया और प्रसा के महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। पांचवा पॉइंट क्या है? क्षेत्रीय पुनर्व्यवस्था मतलब यूरोप की अनेक सीमाओं में परिवर्तन किया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली पर निमंत्रण मिला, रूस को पोलैंड का अधिकांश भाग मिला और पर्सिया को सैक्सनी तथा राइनलैंड के क्षेत्र प्राप्त हुए। ये परिवर्तन यूरोप में स्थिरता बनाए रखने के लिए किए गए थे। छठा पॉइंट क्या है कि वियना कांग्रेस का महत्व क्या था? कि वियना कांग्रेस ने कई वर्षों तक यूरोप में शांति बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। 1853 में क्रीमिया युद्ध तक कोई बड़ा यूरोपीय युद्ध नहीं था। इसने कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की जिसके माध्यम से बड़ी शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान मिलकर करती थी। हालांकि इसने राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावनाओं की उपेक्षा की। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1830 और 1848 में अनेक क्रांतियां हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस ने नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसने राजतंत्र को पुनः स्थापित किया, राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और लंबे समय तक शांति बनाए रखी। यद्यपि यह राष्ट्रवाद के उदय को रोक नहीं सकी, फिर भी आधुनिक यूरोपीय इतिहास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यही आंसर चाहो तो आंसर में लिख सकते हो, नहीं तो इसे पढ़कर आप दूसरा आंसर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने जो आंसर लिखा वही आंसर आप भी लिखोगे। आप चाहो तो इसे पढ़कर आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाई डिड द मैटरनिक सिस्टम फेल? मतलब मैटरनिक प्रणाली विफल क्यों हुई? इसका भी आंसर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं करना है तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, क्या लिखा है? मैटरनिक प्रणाली कांग्रेस ऑफ वियना के बाद ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री क्लेमेंस वॉन मेटरनिक के नेतृत्व में स्थापित एक राजनीतिक व्यवस्था थी। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति बनाए रखना और राजतंत्र की सुरक्षा करना, साथ ही राष्ट्रवाद तथा उदारवाद जैसे क्रांतिकारी विचारों को दबाना था। यद्यपि यह कुछ समय तक विफल रही, परंतु अंततः यह इसलिए विफल हो गई क्योंकि यह जनता की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की बढ़ती इच्छा को रोक नहीं सकी। राष्ट्रवाद का विरोध। मैटरनिक राष्ट्रवाद का कठोर विरोधी था क्योंकि उसे विश्वास था कि उससे बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रिया साम्राज्य टूट जाएगा। उसने जर्मनी, इटली और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जनता राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता चाहती थी। यह बढ़ती राष्ट्रीय भावना अधिक समय तक नियंत्रण नहीं की जा सकी। दूसरा पॉइंट है उदारवाद का दमन। इस प्रणाली ने लोकतंत्र, संवैधानिक शासन और नागरिक अधिकारों जैसे उदारवादी विचारों का विरोध किया। मैटरनिक निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। उसने प्रेस, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक सभाओं पर कठोर नियंत्रण लगाया। इससे शिक्षित वर्ग, विद्यार्थियों और मध्यम वर्ग में असंतोष बढ़ा। 1830 और 1848 की क्रांतियां 1830 और विशेष रूप से 1848 की क्रांतियां ने मैटरनिक प्रणाली की कमजोरी को स्पष्ट कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया में जनता ने पुराने राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वतंत्रता तथा सुधारों की मांग की। साथ ही 1848 में स्वयं वियना भी क्रांति का केंद्र बन गया और मैटरनिक को इस्तीफा देकर ऑस्ट्रिया से भागना पड़ा, है कि नहीं। 14 पॉइंट क्या है कि जनमत की अपेक्षा क्या थी वो देखिए। मैटरनिक ऊपर से शासन में विश्वास करता था और सामान्य जनता की इच्छाओं और की उपेक्षा करता था। वह केवल राजाओं और राजकुमारों पर निर्भर था। वह यह समझने में असफल रहा कि फ्रांसीसी क्रांति की भावना जनता
में फैल चुकी थी। जनमत इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप की कमजोरी के बारे में। यूरोप में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे बड़ी शक्तियों के हित अलग अलग होने लगे। ब्रिटेन, रूसो, ऑस्ट्रिया और प्रसा पहले की तरह एकजुट नहीं थे। मजबूत सहयोग के बिना मेटरनिक की नीति कमजोर हो गई। छठा पॉइंट है औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति ने नए सामाजिक वर्गों को जन्म दिया, विशेषकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग को। ये वर्ग राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक सुधार चाहते थे। मेटरनिक की पुरानी रूढ़िवादी नीतियों इन नई मांगों को पूरा नहीं कर सकी। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि मेटरनिक प्रणाली इसलिए विफल हुई क्योंकि उसने राष्ट्रवाद, उदारवाद और लोकतंत्र जैसी शक्तिशाली विचारधाराओं को रोकने का प्रयास किया। उसने जनमत और सामाजिक परिवर्तनों की उपेक्षा की। साथ ही 1848 की क्रांतियों ने अंततः इससे प्रणाली को समाप्त कर दिया और यूरोप में मेटरनिक की प्रभुत्व का अंत हो गया। ठीक है, तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848। 1830 मतलब 1830 और 1848 की क्रांति की प्रकृति और महत्व की चर्चा करें। इसका आंसर क्या लिखा गया वो देखिए। 1830 और 1848 की क्रांतियां आधुनिक यूरोपीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ये क्रांतियां रूढ़िवादी शासन, निरंकुश राजतंत्र और कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध थी। ये स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विचारों से प्रेरित थी। यद्यपि दोनों क्रांतियों के परिणाम अलग अलग थे, फिर भी इन्होंने यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला पढ़ेंगे पहला 1830 की क्रांति की प्रकृति क्या थी। 1830 की क्रांति की में फ्रांस के राजा चार्ल्स एक्स के विरुद्ध शुरू की थी। मतलब वह निरंकुश राजतंत्र को पुनः स्थापित करना चाहता था और संवैधानिक सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहा था। उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों से जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। जुलाई 1830 में पेरिस की जनता ने विद्रोह किया और चार्ल्स दसम को सिंहासन छोड़ना पड़ा, मतलब चार्ल्स टेंथ को। लुइस फिलिप फर्स्ट नया शासक बना। इस क्रांति ने बेल्जियम, पोलैंड, इटली और जर्मनी में भी विद्रोह को प्रेरित किया। 1831 में बेल्जियम हॉलैंड से स्वतंत्र हो गया, जबकि पोलैंड और इटली के विद्रोह दबा दिए गए। साथ ही 1830 की क्रांति की प्रकृति मुख्यतः उदारवादी और संवैधानिक थी। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से मध्यम वर्ग ने किया, जो संवैधानिक राजतंत्र और राजनीतिक अधिकार चाहता था। 1848 की क्रांति की प्रकृति। 1848 की क्रांति को राष्ट्रों का वसंत कहा जाता था। ठीक है, यह 1830 की तुलना में अत्यधिक व्यापक और अधिक लोकतांत्रिक थी। यह पुनः फ्रांस में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और लुई फिलिप के शासन से असंतोष के कारण प्रारंभ हुई। फरवरी 1848 में लुई फिलिप को हटा दिया गया और फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। क्रांति ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और हंगरी तक फैल गई। जनता ने राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक शासन, प्रेस की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की मांग की। 1848 की क्रांति की प्रकृति उदारवादी, राष्ट्रीय और सामाजिक थी। इसे श्रमिकों, विद्यार्थियों, किसानों और मध्यम वर्ग ने भाग लिया। ठीक है, अब बात करेंगे इन क्रांतियों का महत्व क्या था। दोनों क्रांतियों ने मेटरनिक की रूढ़िवादी व्यवस्था को कमजोर किया और निरंकुश राजतंत्र को चुनौती दी। इन्होंने जर्मनी और इटली में राष्ट्रवाद का बढ़ावा दिया, जिससे आगे चलकर उनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त मतलब खत्म हो गया। 1848 की क्रांति ने क्लेमेंस वॉन मेटरनिक को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसकी राजनीतिक व्यवस्था का अंत हो गया। इन क्रांतियों ने लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार किया और संविधान तथा नागरिक अधिकारों की मांग को मजबूत किया। ठीक है, यद्यपि कई विद्रोह तत्काल सफल नहीं हुए, फिर भी उनका दीर्घकालिक प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्यों और संसदीय शासन की नींव रखी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1830 और 48 की क्रांतियां यूरोपीय इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ थी। ये स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के लिए जनता के संघर्ष का प्रतीक थी। इनका महत्व पुराने राजतंत्र को कमजोर करने और आधुनिक यूरोप के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में नहीं थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वे द मेन कॉजेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की एकीकरण के मुख्य कारण क्या थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, वही क्वेश्चन को मैंने वापस दिया है, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए जनवरी की मतलब यूनिफिकेशन के बारे में, तब इसका आंसर आराम से लिख सको, या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन थे तो वो भी आप इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है,
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मतलब जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी के यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। एकीकरण से पहले जर्मनी अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। 1871 में ओटो वन बिस्मार्क और प्रसा के नेतृत्व मतलब पर्सिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इस एकीकरण के पीछे अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और राष्ट्रीय कारण थे। पहला, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ वो देखिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन बोनापार्टी के शासन ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया। जर्मन लोगों में भी राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुई। वे सभी जर्मन भाषी लोगों को एक शक्तिशाली राष्ट्र में संगठित करना चाहते थे। लेखकों, विचारकों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रवादी विचारकों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा पॉइंट क्या है कि जर्मन परिसंघ की कमजोरी कैसे हुई। ठीक है, 1815 की कांग्रेस ऑफ वियना के बाद 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ बनाया गया। यह बहुत कमजोर था और इसमें कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ऑस्ट्रिया इसका प्रमुख था, लेकिन अनेक जर्मन लोग ऑस्ट्रिया के स्थान पर प्रशा के नेतृत्व में मजबूत राजनीतिक एकता चाहते थे। तीसरा पॉइंट क्या है कि जोल फेरिन के माध्यम में आर्थिक एकता क्या हुई। तो जोल फेरिन 1834 में प्रशा के नेतृत्व में स्थापित एक सीमा शुल्क संघ था। इसने जर्मन राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को समाप्त कर दिया और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया। इससे व्यापार, उद्योग और संचार का विकास हुआ। यह आर्थिक एकता राजनीतिक एकता की नींव बनी। चौथा पॉइंट है प्रशा का नेतृत्व। प्रशा सेना उद्योग और प्रशासन की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली जर्मन राज्य था, इसलिए वह जर्मन एकीकरण का स्वाभाविक नेता बना। राजा विलियम फर्स्ट मतलब राजा विलियम प्रथम ने एकीकरण के विचार का समर्थन किया और बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पांचवा पॉइंट है बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण का मुख्य निर्माता था। वह रक्त और लौह मतलब ब्लड एंड आयरन की नीति में विश्वास करता था, अर्थात एकीकरण भाषणों से नहीं बल्कि युद्ध और सैन्य शक्ति से होगा। उसकी कूटनीति और नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण थे। पहले जानेंगे एकीकरण के 3 युद्ध कौन से थे। बिस्मार्क ने एकीकरण के 3 युद्धों का सहारा लिया। पहला था डेनमार्क युद्ध 1864, दूसरा था ऑस्ट्रो पर्सियन युद्ध 1866, तीसरा युद्ध था फ्रांको पर्सियन युद्ध मतलब 1870 से 71 तक। इन युद्धों ने प्रशा की शक्ति बढ़ाई और जर्मन राज्यों का समान शत्रुओं के विरुद्ध एकजुट किया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद, आर्थिक सहयोग, प्रशा की शक्ति और बिस्मार्क के नेतृत्व का परिणाम था। मतलब कि 1871 में वर्साय में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई और जर्मनी यूरोप में एक शक्तिशाली तथा एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। आप चाहो तो ये आंसर एकदम एग्जैक्ट जैसा लिखा मैंने वैसा लिख सकते हो, नहीं तो इसको पढ़कर आप अपने शब्दों में लिखिए, वो और भी ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ क्रीमिया वॉर। क्रीमिया युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालें। इंग्लिश का आंसर लिखा हुआ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ। क्रीमिया वॉर 1853 से लेकर 1856 लगभग 3 से 4 साल तक चला था। ठीक है, आधुनिक यूरोपीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। यह मुख्य रूप से एक और रूस और दूसरी ओर ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन, फ्रांस तथा सिडर्निया के बीच लड़ा गया। यह युद्ध ईस्टर्न क्वेश्चन और ऑटोमन साम्राज्य के पतन से गहराई से जुड़ा था। इसके पीछे अनेक राजनीतिक, धार्मिक और स्मारक कारण थे। पहला था ईस्टर्न क्वेश्चन में क्या होता है। क्रीमिया युद्ध का मुख्य कारण ईस्टर्न क्वेश्चन था। ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था और उसे यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था। यूरोपीय शक्तियां उसके क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहती थी। रूस ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर बाल्कन और काला सागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। रूस की विस्तारवादी नीति रूस गर्म पानी के बंदरगाह और काला सागर के माध्यम से भूमध्य सागर तक पहुंच चाहता था। वह ऑटोमन शासन के अधीन रहने वाले रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का संरक्षक भी बनना चाहता था। रूस ने इसे ऑटोमन मामलों में हस्तक्षेप करने का बहाना बनाया। इससे अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ तनाव बढ़ गया। तीसरा पॉइंट है धार्मिक विवाद। फिलिस्तीन विशेषकर यरूशलेम और बेथलेहम के पवित्र ईसाई स्थलों के नियंत्रण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। फ्रांस ने रोमन कैथोलिक का समर्थन किया जबकि रूस ने यूनानी रूढ़िवादी ईसाइयों का समर्थन किया। इस धार्मिक विवाद ने फ्रांस और रूस के बीच शत्रुता बढ़ा दी। ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी। ऑटोमन साम्राज्य राजनीतिक रूप से कमजोर था और अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। रूस को विश्वास था कि वह आसानी से ऑटोमन साम्राज्य को पराजित कर क्षेत्र प्राप्त कर सकता है। इससे रूस को आक्रामक कदम उठाने का साहस मिला। पांचवा पॉइंट है ब्रिटेन और फ्रांस का भय। ब्रिटेन और फ्रांस नहीं चाहते थे कि
रूस अत्यधिक शक्तिशाली बन जाए। यदि रूसो ऑटोमन साम्राज्य पर नियंत्रण कर लेता तो भारत के लिए ब्रिटेन के व्यापार मार्गों को खतरा हो सकता था और यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य का समर्थन किया। तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण 1853 में रूसों द्वारा क्या लिखा है, मोल्डाविया और वलाकिया पर कब्जा करना था, जो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थी। इसके उत्तर में ऑटोमन साम्राज्य ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस भी रूस के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्रीमिया युद्ध के पीछे ईस्टर्न क्वेश्चन, रूस की विस्तारवादी नीति, धार्मिक विवाद और यूरोपीय शक्तियों का भय प्रमुख थे। 1856 में पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध ने रूस को कमजोर किया और ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी को उजागर किया, जिससे यूरोप का शक्ति संतुलन बदल गया। हाँ, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा, सभी क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा। और वीडियो को अगर समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और आपको रिवाइज करने के लिए इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा 1 घंटे बाद, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और चाहो तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर पीडीएफ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या कॉलेज ग्रुप के फ्रेंड्स हो या व्हाट्सएप ग्रुप में या कोई भी क्यों ना हो, जो एसकेएमयू में एग्जाम देने वाले हैं उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, और यदि आपको यूनिवर्सिटी और अपने सेशन के रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हर एक का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।